ज़ोंबी सर्वनाश के बाद मॉली और उसका प्रेमी निक नेवादा रेगिस्तान से होकर जलते हुए लास वेगास से बचते हुए निकलते हैं। निक जिमी नाम के एक लड़के को जानता है जो उन्हें एक हवाई अड्डे पर मिलेगा और उन्हें सुरक्षित ज़ोंबी मुक्त क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद में मैक्सिको ले जाएगा। रास्ते में मॉली लगातार दौड़ने से थकी हुई महसूस करते हुए कुछ नोज कैंडी सूंघती है और वोदका पीती है। अभिभूत वह अचानक बीमार हो जाती है, जिससे निक को उल्टी करने के लिए कार रोकनी पड़ती है। बाद में वह कार में वापस आती है और निक उसे दृढ़ता से चेतावनी देता है कि वह उसे फिर से न रोके क्योंकि वे केवल 30 मील दूर हैं। हालांकि जैसे ही वह कार को फिर से चालू करता है, एक पहिया रेत में फंस जाता है। निक आगे बढ़ने की कोशिश करके इसे और भी बदतर बना देता है। निराश होकर वे एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। निक फोन सिग्नल पाने में कामयाब हो जाता है और मदद के लिए जिमी को कॉल करता है, लेकिन सिग्नल गिरने पर कॉल कट जाती है। तभी मॉली को एक अकेला आदमी उनकी ओर चलता हुआ दिखाई देता है। यह महसूस करते हुए कि यह सूट पहने एक ज़ॉम्बी है, निक कार की ओर भागता है, अपनी बंदूक पकड़ता है और मरे हुए व्यक्ति पर निशाना साधता है। अफरातफरी में उसका फोन बिना किसी की नजर में आए जमीन पर गिर जाता है। निक 3 गोलियां चलाता है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। दोनों थोड़ी देर जश्न मनाते हैं, जब तक कि ज़ॉम्बी अचानक वापस नहीं आ जाता और उनकी ओर नहीं बढ़ जाता। निक उसके सिर पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। जब बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वे कार में छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि ज़ॉम्बी आखिरकार दिलचस्पी खो देगा। वे भोर तक इंतजार करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बाहर रहता है, खिड़की पर गुर्राता है। जबकि मॉली निक को फोन गिराने के लिए दोषी ठहराती है, उन्हें अचानक पता चलता है कि ज़ॉम्बी गायब हो गया है। वे जांच करने के लिए हेडलाइट चालू करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत अंधेरा है। मॉली एक टॉर्च पकड़ती है और चारों ओर देखती है, उम्मीद करती है कि जिद्दी मरे हुए व्यक्ति ने आखिरकार हार मान ली है। साथ में फोन वापस लेने का फैसला करते हुए वे कार से बाहर निकलते हैं। जैसे ही मॉली फोन उठाती है, निक पर अचानक पीछे से हमला होता है। ज़ॉम्बी उसे चीर कर खा जाता है। घबराई हुई मॉली कार से जो भी सामान ले सकती है उठा लेती है और ज़ॉम्बी के उसके पीछे आने से पहले रात में भाग जाती है। अंधेरे रेगिस्तान में भागते हुए वह अपनी टॉर्च पकड़ती है, भागने के लिए बेताब है। सुबह तक वह जिमी को यह बताने के लिए कॉल करने की कोशिश करती है कि वह देर से आएगी। नाराज होकर वह फोन काट देता है, लेकिन उसका इंतजार करने का कोई वादा नहीं करता। नक्शा देखते हुए उसे पता चलता है कि उसे हवाई क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 30 मील उत्तर की ओर चलना होगा। चलते समय उसे पता चलता है कि यह महीने का उसका समय है, लेकिन सौभाग्य से उसे अपना आखिरी टैम्पोन मिल जाता है। पानी की कुछ बोतलें, वोदका, एक लाइटर, थोड़ा पाउडर और सिगरेट के साथ वह अपनी यात्रा जारी रखती है। थोड़ी देर बाद वह ऊपर से 2 विमान उड़ते हुए देखती है, संभवतः जिमी और उसकी टीम। हताश होकर वह नक्शे का अनुसरण करने से पहले और कैंडी लेती है। अब वह अपनी दिशा के बारे में अनिश्चित है। रात में वह आग के पास बैठती है और अपने बेटे चेस के बारे में सोचती है। जैसे ही वह झपकी लेने लगती है, ज़ॉम्बी फिर से प्रकट होता है और हमला करता है। वह मुश्किल से बचकर पास की एक चट्टान पर चढ़ जाती है, जहां उसे रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भोर में ज़ॉम्बी उसे जगाता है। उसने उसे नहीं छोड़ा है। हताश होकर वह लकड़ी की छड़ी को कुत्ते की तरफ फेंककर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं करता। फिर वह अपना इस्तेमाल किया हुआ टैम्पोन निकालती है और उसे फेंक देती है। ज़ॉम्बी तुरंत उस पर हमला करता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। चिलचिलाती धूप में मॉली हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ती रहती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका पीछा करना जारी रखता है। अजीब बात यह है कि वह उस पर हमला नहीं करता, वह बस उसके पीछे पीछे चलता रहता है। समय के साथ उसे इसकी मौजूदगी की आदत हो जाती है। कम से कम वह पूरी तरह से अकेली नहीं है। खुद से बड़बड़ाते हुए वह चलती रहती है। गर्मी में घंटों चलने और अपना ज्यादातर पानी पीने के बाद मॉली थक जाती है। उसे एक सुनसान घर मिलता है और वह रात भर वहीं रहने का फैसला करती है, जिससे ज़ॉम्बी कुछ समय के लिए गायब हो जाता है।
वह अपनी आखिरी सिगरेट पीती है और शांति से सो जाती है। लेकिन जल्द ही वह शोर सुनकर जाग जाती है। यह वही ज़ॉम्बी है। उसने कभी हार नहीं मानी। बाथटब में छिपकर वह एक बार फिर उससे बचने में कामयाब हो जाती है। राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती। ज़ॉम्बी उसे फिर से ढूंढ लेता है। निराश होकर वह उस पर पत्थर फेंकती है, चिल्लाती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन वह कभी नहीं सुनता। कोई और विकल्प न होने पर वह उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर लेती है और उसे एक नाम भी देती है, स्मॉल्स। यह उसके जीवन में मिले पुरुषों के निराशाजनक आकार के बारे में एक मजाक है। कम से कम स्मॉल्स जवाब नहीं देता। जैसे जैसे वे चलते हैं, वह स्मॉल से जादुई सफेद पाउडर के बारे में बात करती है जो उसे बिना भोजन के भी तृप्त रखता है। उस रात आंख के पास बैठकर वह स्ट्रिपर के रूप में अपने अतीत को याद करती है, एक ऐसी याद जो अभी भी उसे सताती है। वोदका की चुस्की लेते हुए वह उन लोगों पर गुस्सा करती है जिन्होंने उस समय उसे जज किया था। फिर भी मॉली केवल स्मॉल्स को ही दोषी ठहरा सकती है, हालांकि उसे नहीं पता कि वह किस बारे में बड़बड़ा रही है। अगली सुबह उसे जिमी से अंतिम चेतावनी मिलती है। वह कल सुबह जा रहा है, चाहे वह जाए या नहीं। इस समय मॉली का पानी खत्म हो चुका है और उसकी त्वचा धूप में झुलस गई है और कई दिनों तक धूप में रहने के कारण निर्जलित हो गई है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिससे हवा में रेत और धूल उड़ने लगती है। मॉली को पता चलता है कि यह धूल का तूफान है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह और स्मॉल्स दोनों ही जल्दी ही उसमें समा जाते हैं। जब मॉली को होश आता है तो वह एक कार को आते हुए देखती है। हताश होकर वह मदद के लिए पुकारती है। सौभाग्य से दो आदमी उसे देख लेते हैं और गाड़ी रोक लेते हैं। वे उसे पानी देते हैं और कार में बैठने में मदद करते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात टेड और जेसन से होती है, जो दो मददगार सज्जन लगते हैं। मॉली थकी हुई और आभारी कार में बैठती है, एसी का आनंद लेती है, जबकि पुरुष उसके खोए हुए बैग की तलाश में वापस जाते हैं। जब वह प्रतीक्षा करती है तो उसे एक पिता और बेटे की तस्वीर दिखाई देती है। लड़के की टोपी बिल्कुल जेसन की तरह दिखती है। फिर उसे खून से सना हुआ बैग दिखाई देता है। उसे एक भयानक एहसास होता है। ये लोग हत्यारे हैं और कार उनके पीड़ितों की होनी चाहिए। जब टेड और जेसन वापस आते हैं तो वे हवाई क्षेत्र के बारे में पूछते हैं। मॉली सावधानी से अस्पष्ट उत्तर देती है, सुरक्षित रहने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक जेसन उस पर पीछे से हमला करता है, एक प्लास्टिक बैग से उसका दम घोंट देता है, जबकि टेड उसे और जानकारी मांगने की धमकी देता है। उन्हें सब कुछ देने के बाद भी वे उसे जाने से मना कर देते हैं, भले ही वह पहले से ही घायल हो। तभी स्मॉल्स रेत से उठती है, उसकी मदद के लिए पुकार सुनकर। वह टेड पर झपटता है, उसकी गर्दन को काटता है और उसे चीरता है, जबकि जेसन घबरा जाता है और कार में भाग जाता है। मॉली भ्रम और निराशा के बीच फंसी हुई है। उसे एहसास होता है कि स्मॉल्स ने अभी अभी उसकी जान बचाई है, लेकिन आभारी महसूस करने के बजाय वह निराश और स्तब्ध है। खुद को संभालने के बाद वह जेसन की छोड़ी हुई कार से सामान इकट्ठा करती है, एक इन्फ्लेटेबल नाव और पानी की कुछ बोतलें ढूंढती है। वह नाव को घसीटती है, कठोर रेगिस्तान में लड़खड़ाती हुई। वह जो कुछ भी सह चुकी है उससे थक चुकी है। लेकिन जब स्मॉल्स पास आता है तो वह खुद के लिए खेद महसूस करना बंद करने का फैसला करती है। शायद उसकी मदद से वह वास्तव में हवाई क्षेत्र तक पहुंच सकती है। कम से कम स्मॉल्स बात नहीं कर सकता, जिससे जो कुछ भी हुआ है उससे आगे बढ़ना आसान हो जाता है। जब वे एक कबाड़खाने से गुजरते हैं, मॉली स्मॉल्स की गर्दन के चारों ओर एक टायर बांधती है, जिससे वह उसकी नाव और पानी ले जाता है। स्मॉल्स कहीं नहीं जा रहा है, वह हमेशा मॉली के साथ रहेगा। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, मॉली अपनी बहन के बारे में खुलती है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। चूंकि मॉली मां बनने के लिए बहुत छोटी और लापरवाह थी, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने बेटे चेस का पालन पोषण करने दिया। वह मानती है कि यह सही निर्णय था। वह मुश्किल से खुद की देखभाल कर पाती थी, बच्चे की तो बात ही छोड़िए। इस बिंदु पर मॉली स्मॉल्स को एक राक्षस के रूप में कम और स्कूल से घर आने वाले बच्चे का पीछा करने वाले एक जिद्दी पिल्ले के रूप में अधिक देखने लगती है। वह उसे प्रशिक्षित करने का फैसला करती है,
यह स्पष्ट करते हुए कि अगर वह नहीं सुनता है तो वह उसे पीछे छोड़ देगी। स्मॉल्स जल्दी से आज्ञा पालन करना सीख जाता है। आखिरकार वे जिमी के स्थान से कुछ ही मील दूर राजमार्ग पर पहुंचते हैं। रास्ते में मॉली ने सैन्य टैंकों को उनकी ओर भागते हुए देखा। यह जानते हुए कि वे किसी भी चलती हुई लाश को देखते ही गोली मार देंगे, वह जल्दी से स्मॉल्स को छिपा देती है। सैनिक मॉली का सामना करते हैं। उन्हें संदेह है कि वह संक्रमित है। वह जोर देकर कहती है कि वह साफ है और दावा करती है कि वह अपने पति से मिलने के लिए पास के एयरबेस जा रही है। लेकिन फिर स्मॉल्स प्रकट होता है। सैनिक उसे उसके संक्रमित पति के रूप में भूल जाते हैं। मॉली उनसे उसे न मारने की विनती करती है और वे हिचकिचाते हैं जब तक कि उनमें से एक अचानक स्मॉल्स के पैर में गोली नहीं मार देता, जिससे उसका गुस्सा भड़क उठता है। मॉली उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी उंगली काट लेता है। घबराई हुई मॉली के पास संक्रमण को रोकने के लिए एक पत्थर से अपनी खून बह रही उंगली को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपनी चोट के बावजूद वह घायल स्मॉल्स को साथ लेकर चलती है। अंत में वह आगे हवाई क्षेत्र देखती है, लेकिन स्मॉल्स आगे जाने के लिए बहुत कमजोर है। मॉली उसे उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद देती है, फिर एक भारी पत्थर से उसकी पीड़ा को समाप्त करती है। स्मॉल्स चला गया। अंत में मॉली जिमी और उसकी टीम के साथ फिर से मिलती है। मैक्सिको के लिए उड़ान भरने से पहले वह चेस को अलविदा कहने के लिए अपनी बहन को अंतिम कॉल करती है। लेकिन जब चेस जवाब देता है तो वह घबरा जाता है। वह मॉली को बताता है कि सभी ने उसे छोड़ दिया है। उसका दिल डूब जाता है। उसकी बहन संक्रमित हो गई होगी या मर गई होगी और चेस कई दिनों से अकेला है। यह महसूस करते हुए कि वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकती, मॉली भागने की अपनी योजना छोड़ देती है। वह हवाई अड्डे पर कई लाशों से लड़ती है और उनमें से एक से कार की चाबी छीन लेती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने बेटे को बचाने के लिए लास वेगास की ओर वापस जाती है। जब वह पहुंचती है तो शहर पूरी तरह से सुनसान होता है। एक फावड़ा लेकर वह लड़ने के लिए तैयार होकर अपनी बहन के घर में प्रवेश करती है। अंदर वह अपने सबसे बुरे डर की पुष्टि करती है। उसकी बहन और बहनोई मर चुके हैं। फिर वह आखिरकार एक छोटे से इंडोर टेंट के अंदर छिपे हुए चेस को पाती है। जिस क्षण वह उसे देखती है वह दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। यह उसका विश्वास जीतने का उसका पहला वास्तविक मौका है, लेकिन बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, लाशों का एक झुंड उनका रास्ता रोक लेता है। मॉली अपने फावड़े को कसकर पकड़ती है और चेस से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वह उसके पीछे रहे। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह मरे हुए पर हमला करती है। तो बस इतना ही।